और मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह एमएलसी को बुलाना चाहता हूं। आज का कार्यक्रम होता या न हो पाता, या मैं नहीं कह सकता हूं, या मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस रूप में हो रहा है उस रूप को प्रदान करने में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी का अप्रतिम योगदान है। कहा नहीं है क्या? तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को। सम्मानित सभागार में जितने भी बौद्धिक उपस्थिति है, आपके सामने मंच पर जितने भी वक्ता यहाँ आए, सबके द्वारा संबोधित व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है सबसे अंत में अभी व्यास सर आए हुए हैं, उनको भी आप लोग जान रहे हैं। निश्चित रूप से जो आज का आयोजन है उसके बारे में शाम में भी मेरे आवास पर आए थे सर, लोगों से बात हो रही थी, मोहंती साहब भी थे, अरुण बाबू भी थे। हमने इस टॉपिक के बारे में कहा, बिहार का शिक्षक आंदोलन और प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन। हमने कहा इसके बाद एक संदर्भ होना चाहिए, जो कि वर्तमान स्थितियां परिस्थितियां कुछ होनी चाहिए। ये मैं यहाँ बैठने के बाद भी सोच रहा था कि आखिर किस तरह से सिर्फ अतीत की बातों को ही करके, चूंकि किन्हीं का कर्म जो है वह कृतित्व का रूप लेता है। कोई व्यक्ति होता है जिनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, कोई कल हमारे लिए आदरणीय होते हैं और आज आदर्श बन जाते हैं। तो आज प्रोफेसर परमानंद सिंह मदन जी के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, तो वर्तमान शिक्षा का जो संदर्भ है वो कैसे यहाँ आएगा, इसमें विषय प्रवेश कैसे होगा, मेरी जिज्ञासा थी। लेकिन प्रथम वक्ता मतलब इस बारे में बोलने वाले प्रोफेसर तरुण बाबू बैठे हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी के। मैंने आज ही उनको जाना, नाम से मैं जान रहा था। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कि सांगठनिक भावना उनकी कैसी थी, और जो AI फुक्टो है, जो शिक्षक संगठन है, जो शिक्षा के प्रति, शिक्षकों के प्रति, छात्रों के प्रति जो सोचने वाले शख्सियत हैं, जो करने वाले शख्सियत हैं, वो कैसे उसका क्षरण हो रहा है। बहुत सारे उसके बाद तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन मैं संकट में था, मेरी सोच संकट में थी कि आज का जो विषय है, खास करके उच्च शिक्षा के बारे में, चूँकि हम लोग ज़्यादातर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अधिकांश उसमें महाविद्यालयी शिक्षा से आते हैं, विश्वविद्यालयी शिक्षा से आते हैं। उसमें जो वित्त रहित कहते हैं या वित्त अनुदानित डिग्री महाविद्यालय हैं, वैसे शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, वैसे संगठन के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं। अभी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे थे जाति व्यवस्था, इसके पहले भी बात आ रही थी। मुझे लगता है इसमें चर्चा करना बेकार है मंत्री महोदय, चूंकि ये अब मिट नहीं सकती, इसको मिटा नहीं सकता कोई। हाँ, लोकतंत्र जब मिट जाएगा तब ये भले मिट जाएगा, लेकिन इसको हम लोग मिटा नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हम लोग कर सकते हैं, ऐसा प्रयास हम लोगों का जरूर होना चाहिए कि पहले पेशे से जाति को आंका जाता था, पढ़ाने वाले पंडित कहे जाते थे, मास्टर साहब कहे जाते थे, जो भी उनकी लोक भाषा में हम लोग जैसे जिनको कहते थे, मौलवी कहे जाते थे। माने जिनका जो पेशा था उसी तरह का उनका नाम था।
आज अगर हम चाह करके भी कहें जो कि शिक्षकों की जाति बनाई जाए, वो नहीं बन सकेगी। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का अनुकरण करते हुए, उनके संदर्भ में सोचते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए, उनकी भूमिका को देखते हुए, उनके योगदान जो भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको देखते हुए, जो मैंने विधान पार्षद के रूप में विधान परिषद की लाइब्रेरी में मैंने देखा है, और आवास पर भी मेरे पास जितने भी पुस्तकें हैं विधान परिषद से जो निकलती थी, उस समय प्रोफेसर जाबिर हुसैन साहब थे सभापति महोदय। और बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यहाँ मैं अपना परिचय कुछ विशेष दे देना चाहता हूँ। मेरे पिताश्री भी जो स्वर्गीय हो चुके डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह, वो भी 1974 ईस्वी से अपने अंतिम सांस तक 2008 तक विधान पार्षद रहे, और उनके निधनों परांत जो उपचुनाव हुआ उसमें मैं निर्वाचित हुआ 2009 में। तो मैंने नज़दीक से देखा था। मैं कभी कभी, बहुत कम ही उस समय का याद है, क्योंकि उस समय हम छात्र थे, तो मैंने इनको भी देखा था। जो भी उस समय परमेश्वर बाबू, माननीय परमेश्वर बाबू थे, उस समय जयमंगल बाबू थे, शत्रुघ्न बाबू आज भी हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार जी थे, उस प्रोफेसर शंकर दयाल बाबू प्रोफेसर नहीं थे, औरंगाबाद से थे, बहुत सारे लोग थे, वासुदेव बाबू थे। तो हम बहुत नज़दीक से देखते थे। यहाँ विधान परिषद भी कभी कभी आते थे, क्योंकि किस तरह से शिक्षकों के प्रति जो संवेदनहीनता व्यवस्था में है, या जो सरकार के पक्ष से संवेदनहीनता है, उनके बारे में रणनीति बनती थी। और विधान परिषद में हुई बहस को भी सुनते थे, देखते थे। कभी कभी दर्शक दीर्घा में बैठने का मौका मिलता था। और विधान पार्षद बनने के बाद जो मैंने देखा, खास करके दोष तो हम लोगों में भी निश्चित रूप से, इनको हम लोग नकार नहीं सकते। अगर संगठन कमजोर हुआ है, हम कमजोर हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ज्यादा दोष हमारा है। हम अगर अपने मजबूत रहेंगे, तब तो हम अपनी लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे। अब अभी चर्चा चल रही थी, अभी पूर्व मंत्री महोदय कह रहे थे, शिक्षा मंत्री महोदय, इनके समय में एक पदाधिकारी आए, मुझे लगता है समूचा बिहार जान रहा होगा, खास करके शिक्षा से जिनको भी वास्ता होगा। और हम लोग देख रहे थे ये गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां हो रही हैं, और मुझे जब रहा नहीं गया, इसीलिए हम इस संदर्भ को ला रहे हैं, चूंकि उच्च शिक्षा में ये संदर्भ बदल चुका है। सिर्फ शिक्षा की बात कर रहे हैं। और मैंने वैसे पदाधिकारी के बारे में मैंने पता लगाया, आखिर किन्हीं के कमजोरी के बारे में अगर पता लगा लेंगे तो हमको लड़ने में आसानी होगी, उनको कमजोर करने में आसानी होगी, हम सरकार तक भी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और मैंने देखा उस समय और इस समय भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, जिसका बजट लगभग 9,500 करोड़ रुपए का बजट, और वहां से जो बैग की आपूर्ति की गई थी छात्र छात्राओं को, वो समूचा जो बैग और उसमें जो रखे गए किट हैं, मात्र 200-250 रुपये का था, और 1200 रुपये में खरीद हुई थी पेपर पर। और मैंने सदन में भी दिखाया, सदन में मैंने सवाल किया और मैंने दिखाया। और जो जिले में भ्रष्टाचार, बेंच डेस्क इत्यादि की खरीद में हो रहा है, और मैंने इसीलिए ये किया, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर ये ध्यान कहाँ से जाएगा। क्योंकि शिक्षक को तो इस तरह से टारगेट बना लिया है
जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में, आप जिस भी तरह का निर्णय देखें, चाहे आप विद्यालय में, चाहे आप महाविद्यालय में, चाहे आप विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की बात करें, कुलपतियों की नियुक्ति सर्च कमेटी के माध्यम से होती है। सर्च बहुत ही अच्छा शब्द है, लेकिन अब उसका पता नहीं, माना अभी अगर सर्च को वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो पता नहीं क्या उसका आएगा। डिक्शनरी में तो एक ही शब्द होगा, खोजना। लेकिन जब से सर्च कमेटी आई है तब से आप देख लीजिए, गांव में एक कहावत है, आप चीनी रख दीजिए कहीं पर और अपना नजर चीनी पर रखे रहिए, थोड़ी देर में देखिएगा चींटी वहां पहुंच ही जाएगी। उसके पहले चींटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बस 10 से 15 मिनट आप इंतजार कीजिए, या तो अवतरण होता है, ईश्वर की तरह अवतरित हो जाती है चींटी। विश्वविद्यालय में आज यही माहौल है। जब से सरकार ने यह निर्णय लिया जो कि अब आउटसोर्सिंग एजेंसी से सारा कार्य होगा, जब से सरकार ने यह निर्णय लिया जो कि अब सॉफ्टवेयर के द्वारा नामांकन होगा, पंजीयन होगा, परीक्षा फल प्रकाशित होगा, तब से आप देख लीजिए, मैं अगर गलत नहीं हूं तो लगभग 10 करोड़ रुपए का वारा न्यारा एक वर्ष में होता है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं जो कि 1 से 2 करोड़ रुपए का काम नहीं होता। अब मैं साक्ष्य के साथ कहता हूं, मैंने सदन में भी कहा है, मैंने लिख करके भी दिया है। और वैसे लोग अगर बैठे रहेंगे तो वो पढ़ाई क्या देखेंगे, वो तो कमाई देखेंगे, वो गुणवत्ता क्या देखेंगे। और सभी विश्वविद्यालयों में कमोबेश यही स्थिति है। मैंने एक प्रश्न दिया था विधान परिषद में, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब संगठन को कमजोर देखता हूं, माफ किया जाएगा, तब लगता है जो कि हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं तो हमारी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्लेटफॉर्म हमारे शिक्षक मतदाताओं ने दिया है, विधान परिषद में भेजा है, शिक्षा की बात करने के लिए, शिक्षकों की बात करने के लिए, छात्रों की बात करने के लिए। तो जहां संगठन कमजोर हो रहा हो, जहां संगठन में एकजुटता नहीं हो, लक्ष्य एक ही है लेकिन हम लोग बटे हुए हैं, कई तरह के संगठन हैं, मुद्दे हमारे एक हैं लेकिन संगठन कई तरीके के हैं। अब वहां पर हम लोगों को विधान मंडल में महालेखाकार का जो प्रतिवेदन है प्रत्येक वर्ष विधानसभा में और विधान परिषद में सभी माननीय सदस्यों को दिया जाता है। सर भी जान रहे होंगे, सभी विभाग का उसमें लेखा जोखा रहा। एक वर्ष पहले मैंने उसको देखा, मिला, अखबार में भी उसके पहले कुछ न्यूज आया था, व्यूज आया था, और उसमें महालेखाकार के रिपोर्ट में, उस पुस्तक में स्पष्ट है किस विश्वविद्यालय में किन मदों में वित्तीय अनियमितता की गई। साक्ष्य के साथ, साक्ष्य यहां हम लोगों को नहीं दिया जाता है लेकिन उसका रेफरेंस उसमें है। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया, शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने मुझे फोन किया, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों ये दे रहे हैं, ये बेवजह का हो हल्ला कीजिएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे लगा जो कि वो चाह रहे हैं जो कि हाँ ये चर्चा हो, क्योंकि विश्वविद्यालय के बारे में एक है जो कि ये संस्था ऑटोनोमस कहा भी जाता है भी, लेकिन मुझे लगता है वहां जो बैठे हुए हैं सर्वोच्च पद पर, वो अपने को ऑटोनोमस समझ रहे हैं, वो संस्था को ऑटोनोमस नहीं समझ रहे। और हमने जब वह प्रश्न किया, जब विधान परिषद में प्रश्न स्वीकृत हुआ
मंत्री महोदय ने जवाब दिया, हम उनकी स्पेशल ऐसे मामलों की स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं। हमने कहा मंत्री महोदय वो तो ठीक है, स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं, वो अच्छी बात है, ऑडिट तो होता ही रहता है। मेरी सिर्फ जिज्ञासा है, एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मैं सदन से भी जानना चाहता हूं और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, चूंकि आपको पदाधिकारी ने जवाब बना करके दिया है, मेरी जिज्ञासा सिर्फ दूर कर दें, क्या महालेखाकार के द्वारा कोई भी अनियमितता पाए जाने के बाद उसका स्पेशल ऑडिट हो सकता है क्या? आपको तो प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, उसके बाद कौन सा ऑडिट होगा? महालेखाकार के बाद कोई ऑडिट बचता है क्या? भारत सरकार की संस्था है। कोई जवाब नहीं। अंततः जो सदन का समय है, जो भी है, और मैं लगातार प्रयासरत हूं, चाहे पत्र से हो, चाहे सत्र आए उससे हो, मैं प्रयासरत हूं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जो कि आज शिक्षक जहां पर खड़े हैं, अध्यापन का कार्य तो करना ही पड़ता है, वो सारे कार्य करने पड़ते हैं जो छात्र छात्राओं के लिए योजनाएं शिक्षा विभाग ने उनके पढ़ने के लिए बनाई। लेकिन अगर हम जब तक अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, यदि हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, शिक्षक समुदाय जब तक मजबूत नहीं होगा, तो मुझे लगता है शिक्षा भी बेपटरी ही रहेगी। क्योंकि सबसे पहले उन निरंकुशों से सावधान रहना होगा और उनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो शिक्षा के समानांतर एक लूट की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। और बस इसी संदर्भ में मैं फिर आता हूं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करता हूं जो आदरणीय सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि उस समय विधान परिषद में जब किसी भी बात पर बहस होती थी, वो कहते थे जो कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और लोग सीखते थे और जवाब सामने वाले के पास नहीं होता था। आज जरूरत है, मुझे लगता है इस आयोजन के अवसर पर हम भी आग्रह करते हैं, अरुण बाबू, संगठन को नया रूप दें और इस तरह नया रूप दें जैसे हम घर है हमारा 100 साल पुराना है, 50 साल पुराना है, और आप कमरे में अपने पलंग को इधर से उधर कर दीजिए, कैलेंडर को इधर से उधर कर दीजिए, नयापन आ जाएगा। आपको कुछ वैसा ही करने की जरूरत है। आप संगठन को, चूंकि समस्याएं वही रहेगी, वैसी ही रहेगी, आप टारगेट में ही रहेंगे, आप टारगेट में ही हैं। तब तो एक बार मैंने वहाँ भी कहा था और मैं यही प्रकरण कह करके मैं आपके बीच बाधक नहीं बनूंगा। मैंने एक बार जगजीवन राम जी के संस्थान में जो हुआ था वहाँ भी मैंने ये बताया था, फिर बता रहा हूँ। हालांकि इससे मतभेद अरुण बाबू रखते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा आज से लगभग 2 साल पहले, और मैंने समय भी मांगा, समय नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया। पत्र जो भेजा, पत्र का आशय यही था, एक विषय था पर्यावरण का और एक विषय था शिक्षा का। और अभी तक मेरी भी उम्र लगभग 62-63 वर्ष होने जा रही, अभी तक मैं यह नहीं समझ रहा हूं, और खास करके एक शिक्षक और शिक्षक प्रतिनिधि के नाते, कि देश के सभी राज्यों में शिक्षा सेवा संवर्ग का पद है। गौर करेंगे आप लोग, सभी जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिनका राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है। लेकिन देश के स्तर पर, संघ लोक सेवा आयोग के स्तर पर आज तक क्यों नहीं भारतीय शिक्षण सेवा का गठन हुआ, उसकी परीक्षा क्यों नहीं हुई? और यही कारण है, मैं ये शिकायत भी नहीं करता,
कोई भी पदाधिकारी अगर शिक्षा विभाग में आएंगे तो स्वाभाविक है शिक्षण सेवा से तो नहीं आए हैं, और उनको ये समस्या होगी, क्योंकि जब तक वो जानेंगे तब तक हो सकता है विदाई का समय चले आवे। क्योंकि ये भी हम नहीं कह सकते हैं ये छोटी छोटी नदियां हैं, शिक्षा विभाग को मैं समंदर के समान समझता हूं। और खास करके तब से जब से हम देख रहे हैं जो कि छात्र छात्राओं को विद्यालय और महाविद्यालय और पढ़ाई उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए जो विभिन्न तरह की योजनाएं करोड़ों अरबों रुपए की चलाई जा रही है, मुझे लगता है उसके बाद ये और भी जरूरी हो गया है जो कि अब एक तरफ आपको अकादमिक माहौल बनाना होगा, उसके लिए आपको वैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, और दूसरी तरफ जो योजनाएं चल रही हैं वो कोई भी चला सकते हैं, क्योंकि वो तो डीबीटी के जरिए होती हैं, सभी विभागों में होती हैं, वो हो ही सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय आज इस कगार पर है, महाविद्यालय की शिक्षा या राज्य की शिक्षा इस कगार पर है कि हम लोगों को एक जिम्मेवारी यह है जिसका निर्वहन शिक्षक लोग कर रहे हैं, हम छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। अब तो ये भी आश्चर्य लगता है देखने में, अगर अच्छा रिजल्ट हुआ तो शिक्षक का पीठ कोई नहीं थपथपाएंगे। ये देखते जाइए आप 5 साल 10 साल से जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं अपनी पीठ अपने से थपथपा लेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इतना इतना रिजल्ट दिया, विश्वविद्यालय का रिजल्ट निकलेगा तो विश्वविद्यालय ने इतना इतना, इनके नेतृत्व में इतना इतना रिजल्ट हुआ। भाई पढ़ाए शिक्षक, मूल्यांकन किए शिक्षक, उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं। टॉपर को पुरस्कृत किया जाता है और शिक्षक को बहिष्कृत किया जाता है, यही स्थिति है। इसीलिए मुझे लगता है ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए जो भी आयोजन किया गया है और उसमें मैं भी अपनी सहभागिता दे रहा हूं, और मुझे आपने अवसर दिया सहभागी बनने का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को सुन रहे थे। जब वे बोल रहे थे तो मुझे ओवेन डेविस का 2013 का ही वह लेख था, जिस समय पहली बार जब मैंने उसको पढ़ा था तो उस समय समझ में नहीं आया था। आज उन चीज़ों को साक्षात होते हुए देख रहा हूँ। शिक्षा से संबंध रखने वाले या शिक्षा को समझने की कोशिश करने वाले हर आदमी को वह लेख पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार नव उदारवाद अपने 6 हथियारों के माध्यम से, उसका शीर्षक ही है कि किन 6 हथियारों के माध्यम से किस तरह वह बदनाम करता है, किस तरह वह अभाव उत्पन्न करता है, अपनी ही चीज़ को वह खुद बदनाम करता है।